पास लॉ ऑफ मैस एक्शन। यहाँ से बहुत एंगल्स बनते हैं क्वेश्चन के, हम लोग सारी की सारी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनको प्रेजेंट किसने किया था? कैटो गुलबर्ग थे और पीटर बेज थे, जिनको जिन्होंने इस लॉ को जो था वो प्रेजेंट किया था। साइंटिस्ट के नेम आप लोगों को बताना चाहेंगे। सन सन के अंदर ना बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। 1857 भी आता है, 1869 भी आता है। 10th क्लास की बुक में और लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर की बुक में और लिखा हुआ है, फेडरल की बुक में मे भी कुछ और लिखा हो। लेकिन याद रखिएगा, ऐसी चीज़ें जो कंट्रोवर्शियल हों वो चीज़ें जनरली नहीं पूछी जाती। अगर आ जाती हैं तो आपने अपने बोर्ड के रेफरेंस से जो है वो चीज़ों को सिलेक्ट करना है। तो इसी चीज़ के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, लेकिन 99% ये होता है कि ऐसा क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल हो वैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे नहीं जा रहे होते। खैर, हमारी बुक ने 1857 लिखा है तो आप लोग 1857 को ही यहाँ पे गोल के अंदर लेकर आएंगे। अब हम लोग अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के अंदर कहता है द रेट। बेटा याद रखिएगा, रेट से मुराद यहाँ पर स्पीड है, और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कहता है द रेट, वो स्पीड जिसके ऊपर रिएक्शन प्रोसीड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर आप लोगों के पास ये है ए प्लस बी, या आप लोगों के पास सी प्लस डी बना रहा है, तो कहते हैं इसका जो रेट होगा ना, इसकी जो स्पीड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के आप लोग एक्टिव मैसेज लेंगे। एक्टिव मैसेज लेने को मैंने आपको बताया कि सिंपली उनके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। तो मैंने ए और बी के इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट ऐड की, इसका मतलब मैंने इनकी एक्टिव मैसेज ले ली। जब मैंने इनकी एक्टिव मैसेज ले ली तो फिर मैं इनका प्रोडक्ट लूंगा। प्रोडक्ट मीन इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। क्या कोई बच्चा इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है कि उसने सिर्फ यही बात क्यों नहीं लिखती कि द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स? वो एक्टिव मैसेज को यहाँ पे लेकर ही क्यों आया, या एक्टिव मैसेज से मुराद क्या होता है? मतलब हमारा मतलब जो जितनी कंसंट्रेशन जितना मास रिएक्शन में यूज हो रहा है तो सामान। बिल्कुल ठीक है बेटा, कि एक्टिव मैथ से मुराद रिएक्टेंट्स की वो कंसंट्रेशन होती है जो कि एबिलिटी रखती है प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होने की। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 100% रिएक्टेंट उठ के प्रोडक्ट्स बना दें। उस 100% रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ज़रूरी होता है कि तमाम रिएक्टेंट्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ग्रेटर इनके पास एनर्जी होगी। हम लोग चैप्टर नंबर 11 के अंदर आप लोग सर हबीब से जाकर डिस्कस करेंगे चीज़ों को, या हम लोग भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जब टाइम मिला। खैर, कि कुछ रिएक्टेंट्स के पास एबिलिटी होती है प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होने की, तो वो रिएक्टेंट जिनके पास एबिलिटी होती है प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होने की उनको हम लोग एक्टिव मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जबकि वो रिएक्टेंट जिनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सके, उनके लिए हम लोग एक्टिव मैसेज की टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पे उसने एक्टिव मैस की टर्म इस्तेमाल की कि उनके पास इतनी एनर्जी कम अज़ कम ज़रूर होनी चाहिए कि वो एक्टिवेशन एनर्जी वाले बैरियर को क्रॉस कर सकें, तो ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी मिस्टेक करते हैं कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी कर देते हैं। तो याद रखिएगा, आप लोगों ने प्रोडक्ट लेना है, इनका सम नहीं करना। तो ये वाली चीज़ है वो हमारे पास गलत हमें देखने को मिल रही होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आता है, ये 10th क्लास के तो आप स्टूडेंट नहीं है, मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ कि अगर कोई भी रिएक्शन है, सबसे पहली बात ये कि के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर। अब यही फार्मूला है, अब इसकी डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आप लोगों को बुक से भी आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को जिस तरह से क्वेश्चन आने हैं मैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकूं। एक आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है कि के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर। दूसरी बात तो याद रखनी है, वो आप लोगों को के सी का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। के सी का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है? के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपके पास कोई भी रिएक्शन होगा, लाइक मैं कहता हूँ कि हमारे पास N2 है प्लस 3H2 है, वो आपके मिलके 2NH3 बना रहा है। मैं आपसे कहता हूँ कि केसी का एक्सप्रेशन लिखें, तो केसी का एक्सप्रेशन हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट्स को लिखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास कौन सा है? अमोनिया। तो आप लोग NH3। बेटा याद रखिएगा कि जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे आप लोग इसको पावर में लिख देते हैं। तो ये 2 नंबर ऑफ मोल्स है, आपने इसको पावर में लिखा। नीचे हम लोग रिएक्टेंट्स को लिखेंगे, तो सबसे पहले N2 लिख देंगे और साथ में हम लोग H2 के 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये पावर 3 में आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को कोई भी रिएक्शन देके कहेगा कि केसी का एक्सप्रेशन लिखें, तो आप लोगों को केसी के एक्सप्रेशन लिखने आने चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर आए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको समझना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले ना मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि आप लोगों ने रिएक्शन लिखना होता है। रिएक्शन वो आपको क्या दे रहा है? कहता है कि 1 मोल ऑफ एच आई वाज सेल्ड इन अ ट्यूब हीटेड
at 40 degrees Celsius till equilibrium is reached. AHI was found to be 50% dissociated. Kc for the reaction is. आप लोगों ने इस चीज़ को डिसोसिएट करना है। डिसोसिएट करने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास 2HI है, आप लोगों ने इसको क्या करना है, इसको डिसोसिएट करना है। आप लोगों के पास H2 बनेगा और साथ में आपके पास I2 बनेगा। बेटा यहाँ पे जो चीज़ें याद रखने की चीज़ें ये हैं, हम लोग दो तरह से टाइम लिखते हैं। एक हमारे पास है टाइम t इज इक्वल टू 0। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, उसको हम लोग लेट्स सपोज यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास ए है कंसंट्रेशन, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन हमारे पास 0 होती है। फिर रिएक्शन प्रोसीड करता जाता है, एक वक्त ऐसा आता है कि आपके पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश के ऊपर आप लोगों के पास मोल्स बन चुके होते हैं। कितने मोल्स बने वो हमें नहीं पता, उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं कि जनाब आपके पास एक्स मोल्स ऑफ H2 बन गए, और I2 के भी कितने मोल्स बन गए, एक्स मोल्स हैं वो आप लोगों के पास बन चुके। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती गई, कितनी कम हुई ये हमें नहीं पता, तो कम करने के लिए हम लोग लिखेंगे कि हम लोग सपोज कर लेंगे जो कंसंट्रेशन कम हुई वो A माइनस एक्स। अब बेटा कुछ जगहों के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा एक्स के साथ, किसी के साथ 3 देखने को मिलेगा, तो मैं इस पॉइंट को अब लिखने लगा हूँ। मैं यहाँ पे अलग से एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि N2 है प्लस 3H2 है और साथ में हमारे पास 2NH3 है। जब रिएक्शन स्टार्ट किया तो हम लोग कहेंगे कि ए की N2 की कंसंट्रेशन ए थी, H2 की कंसंट्रेशन लेट्स सपोज बी थी और NH3 की 0 थी। फिर जब आपके पास इक्विलिब्रियम आया तो ये x बनेगा, ये b माइनस एक्स बच जाएगा और ये माइनस एक्स बच जाएगा। अब कहाँ पे 2 आएगा, कहाँ पे 3 आएगा, कहाँ पे हम लोगों ने 1 2 3 नहीं लगाना, तो बेटा याद रखिएगा आप लोगों ने फोकस करना होता है इनके नंबर ऑफ मोल्स के साथ। I2 का नंबर ऑफ मोल एक ही है, तो इसका मतलब हम लोग x के साथ 1 ही लिखेंगे। H2 के कितने मोल्स हैं, एक ही है, इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग 1 लिखें। अब 1 लिखें या ना लिखें इससे हमारा कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2HI को आप लोग देखें तो HI के साथ 2 लिखा हुआ है, जब 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पे A माइनस 2x कर रहे होंगे। इस एक्सप्रेशन के ऊपर आए, NH3 के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 2x के साथ मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 2 लिख दूंगा। अब b माइनस एक्स में H2 के साथ देखें क्या लिखा हुआ है, 3 मोल्स हैं, तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पे b माइनस 3x लिखेंगे। N2 के साथ क्या है, हमारे पास 1 है, जब N2 के साथ 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास a माइनस एक्स ही जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा होता है। यहाँ तक बातों की समझ आए कि कहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ये यहाँ पे या किस जगह के ऊपर जो है वो हम लोग 1 2 3 वगैरह कुछ भी नहीं लिख रहे होते। इज इट क्लियर? जी सर। तो सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि इक्विलिब्रियम के ऊपर हम लोग एक्सप्रेशन किस तरह से लिखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं। क्वेश्चन में वो कहता है जनाब आपके पास है 1 मोल ऑफ HI, मतलब वो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रहा है। कहता है हमने 1 मोल लिया HI का, हमने उसको सील कर दिया, बंद कर दिया एक ट्यूब के अंदर और उसको हीट करना शुरू कर दिया 440 के ऊपर। मतलब आप लोगों के पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितनी है, आपके पास HI की 1 मोल आप लोगों को गिवन है। कहता है आपके पास इक्विलिब्रियम जनाब रीच हो गया। फिर हमने देखा कि HI वाज फाउंड टू बी 50% डिसोसिएटेड, कि आपके पास A डिसोसिएट हो गया। कितना डिसोसिएट हुआ, 50% डिसोसिएट हुआ। 50% का वैसे मतलब क्या होता है, हाफ, 1/4, क्या मतलब होता है 50% का? 1/2। हाँ, 50% का मतलब होता है 1/2। अच्छा, अगर आपको ना भी पता लगे कि 1/2 आएगा, 1/3, मैं आपको दूसरी चीज बता देता हूँ। अब लेट्स सपोज वो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोल, वो आपसे कहता है 50% डिसोसिएट हो गया। या वो आपसे कहता है जनाब आपके पास 2 मोल्स हैं, आपके पास 25% डिसोसिएट हो गया। मैं दोनों एग्जाम्पल समझाता हूँ। जितने परसेंट भी उसने डिसोसिएट कहा होगा, 50% कहा है, तो जितने परसेंट डिसोसिएट कहा होगा वो लिखना है, डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपको कंसंट्रेशन गिवन होगी। तो 50/100, 1/2, 1/2 आंसर आ जाएगा 0.5। अब 0.5 1 का हाफ ही है, तो जो बच्चा लॉजिकली इस चीज़ को समझ सकता है कि 50% का मतलब यह है कि आपके पास हाफ डिसोसिएट हो गया, मतलब 1 मोल पहले था तो अब पीछे 0.5 बच जाएगा। लॉजिकली समझ आ जाए तो बेहतर है, ना समझ आए तो फिर आप लोग ये फार्मूला ही लगाएंगे। लाइक यहाँ पे मुझे जल्दी से अपने रजिस्टर्स के ऊपर सोल्व करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। कि आपके पास 2 मोल्स उसने ऑलरेडी आपको दिए और उसने कहा कि 25% है। क्या आंसर आएगा इसका? 1.5। हाँ, अब यहाँ पे देखें 25% एसोसिएट है, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा। तो 25 100 2/4, तो ये भी कितना आएगा 1/2, और इसका आंसर भी क्या बचेगा
0.5 जो है वो आप लोगों के पास इसका भी आंसर आएगा। अब ये बात क्लियर है कि इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन हो और ये कह दे कि इतने परसेंट डिसोसिएट है, तो आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी चीज़ है वो आपके पास डिसोसिएट हो चुकी है? बच्चे क्लियर हुई ये बात? जी सर। अब मुझे जल्दी से ये सॉल्व करके बताएं, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 4 मोल हैं और वो डिसोसिएट हो रहे हैं जनाब, हमारे पास 50% डिसोसिएट हो गए हैं, इसका क्या आंसर आएगा? 2 मोल। तो फार्मूला ही लगाएंगे हम लोग, 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 2, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, इसका मतलब पीछे 2 मोल्स बच जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अब ये भी हमारे पास डिसोसिएशन की भी हमें समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। बच्चे देखिए, उसने कहा कि एच आई वॉज फाउंड टू बी 50% डिसोसिएटेड। उसने कहा कि आपके पास जो एच आई है वो डिसोसिएट हो गया 50%। अभी भी हमें ये नहीं पता लग रहा कि एक्स कितने बने हैं, तो अब हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस वैल्यू से। क्वेश्चन को समझें, अगर तो वो आपको H2 और I2 के बारे में कोई भी हिंट दे देता तो आप लोग वो यूज कर लेते। मैंने आगे क्वेश्चन भी ऐड किया जिसमें H2 और I2 के बारे में भी वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने आपको H2 और I2 की इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसने सिंपली ये कहा कि HI 50% डिसोसिएट हो गया। 50% डिसोसिएट होने का मतलब ये है कि वो 0.5% डिसोसिएट हो चुका है, पीछे कितना बचा है? 0.5। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम के ऊपर ये जो आपके पास A-2x है, ये किसके बराबर है? ये आपके पास 0.5 के बराबर है, और ए हमारे पास यहाँ पे 1 के इक्वल है। ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन थी। बेटा ये 1 - 2x इज इक्वल टू 0.5 लिखा है, इस चीज की समझ आ गई आप लोगों को कि नहीं आई? अगेन बताएं सर। मैं अगेन बता देता हूँ। उसने कहा कि इक्विलिब्रियम के ऊपर एच आई 50% डिसोसिएट हो गया। 50% डिसोसिएट होने का मतलब ये है कि ये हमारे पास 0.5% डिसोसिएट हो चुका है, तो 1 - 0.5 करेंगे तो आपके पास कितना बचा? 0.5 बच चुका है। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर आप लोगों के पास 0.5, और 0.5 किसके बराबर होगी? जो आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम के ऊपर हम लोगों ने एच आई की कंसंट्रेशन लिखी थी, 1 - 2x इज इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -2x को उठा के इस साइड पे ले आए, ये +2x हो गया। ये 0.5 को उठा के इधर लेकर आए तो 1 - 0.5 आंसर आया। 0.5 इज इक्वल टू 2x, तो x विल बी इक्वल टू 0.5/2, तो ये x बन गया आपके पास 0.25। तो इसका मतलब कि आप लोगों के पास एच आई की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के ऊपर कितनी बनी? 0.5। एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास निकल आई 0.25, तो ये 0.25 है, और ये भी कितनी है आप लोगों के पास? 0.25 है। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन सिंपल बन चुका है। किस तरह से? कि कैसे का एक्सप्रेशन लिख देंगे। पहले H2 प्रोडक्ट्स को लिखेंगे, I2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे जो HI की कंसंट्रेशन थी वो 0.5 थी, लेकिन हम लोग इसका यहाँ पे स्क्वायर लेंगे क्योंकि HI के 2 नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं। सॉरी, यहाँ पे एच आई पहले लिखते हैं। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दें। H2 की वैल्यू 0.25, इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0.25, और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर देंगे? 0.50 का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तो इसको आप लोग नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे बेटा। ये हमारे पास 0.25 इंटू 0.25, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 0.50 का स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करें, देखें क्या आंसर आता है आप लोगों का। अब ऊपर आपके पास 0.25, हाँ 0.25 ही आंसर आएगा। अब टाइम नहीं है बेटा कि हम लोग इसको इतना ज़्यादा कर सकें। खैर, बताने का मकसद, जो चीज़ बतानी थी ना, वो आप लोगों को पहले तो ये एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए कि कहाँ पे x के साथ 1 आएगा, 2 आएगा। फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें कि उसने आपको क्या चीज़ दी हुई है, उसी के मुताबिक आप लोग इसको सॉल्व कर लें तो आप लोगों के पास जहाँ आंसर निकल आता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें। अब आप लोगों को वो प्रोडक्ट्स के बारे में हिंट दे रहा है। सबसे पहले तो हमें रिएक्शन दे दिया गया। ये कल किसी बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भी सेंड किया था, तो मैं उन्हें रिस्पॉन्स नहीं कर सका था सही से, पेज के ऊपर हल नहीं किया था। मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चन ऐड कर दिया। H2 + I2 मिलकर कहता है 2HI। जब टाइम t इक्वल टू 0 तो H2 की कंसंट्रेशन A, I2 की कंसंट्रेशन B, HI आपके पास 0। जब टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम। शाबाश, मुझे जल्दी से बताएं कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? A - x लिखूंगा, A - 2x लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? A - x। I2 के नीचे क्या लिखेंगे? A - x। HI के नीचे क्या लिखेंगे? 2x। 2x।
अब क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन कहता है जनाब आपके पास 6 मोल ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, दोनों के 6 मोल आप लोगों को दिए गए। उसने कहा हमने इसको कंटेनर के अंदर सील कर दिया, मतलब आपको इनिशियल कंसंट्रेशन है। मैं अब ए और बी का मैं रेस कर रहा हूँ और इनकी जगह पे क्या लिख रहा हूँ, 6 और 6 लिख रहा हूँ। कहता है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर अब आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, कहता है 5 मोल्स ऑफ एच आई वर फाउंड। मतलब ये जो एच आई है जिसकी जगह पे हमने 2x लिखा है वो आपको इसकी कितनी वैल्यू दे रहा है, 5 दे रहा है। मतलब ये 5 किसके इक्वल है, ये x की वैल्यू 5 नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, ये 2x की वैल्यू है 5। इससे आप लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू 5/2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2.5 आ जाएगा। तो अब b माइनस एक्स, बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 6, ये भी a की वैल्यू भी कितनी थी 6, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी कितनी वैल्यू आई 2.5 और ये भी 2.5, तो ये भी 3.5 आ गया, ये भी 3.5 आ गया और ये आपके पास कितने हैं 5। तो अब आप लोग केसी का एक्सप्रेशन लगाएंगे कि केसी इज इक्वल टू एच आई की पावर 2 डिवाइडेड बाई H2 इंटू I2। एच आई की वैल्यू हम लोग लगाएंगे 5 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 3.5। आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके देख लें, 25 आएगा, 3.5 इंटू 3.5 9, ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 35 का स्क्वायर वैसे 1225 होता है, तो 12.25 आएगा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा अब यहाँ पर देखें, अगर तो ये 2 और 2.04 ना होते तो आप लोग सीधा सीधा जा सकते थे कि यार हमारे पास 12.5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। लेकिन अब 2 है और 2.05 है, 2 एग्जैक्ट आंसर तब आना था अगर यहाँ पे होता 25 डिवाइडेड बाय 12.5, फिर आप लोगों के पास आंसर 2 आना था। अब 12.25 है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ पे आप लोगों को फिर इसको हल करना पड़ेगा। जब आप लोग इसको हल करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे 2.04 जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये पता नहीं बच्चा क्लास में है कि नहीं, लेकिन किसी ने मुझे कल क्वेश्चन भी सेंड किया था, तो ये इस तरह से हमने इसको किया था, हो गया था। अब इसकी समझ आ गई बेटा कि हम लोगों ने किस तरह से इन चीज़ों को हल करना है। यस सर। अब नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन का आप लोगों ने मुझे शाबाश खुद से आंसर करना है। कहता है कि हमारे पास 2NO2 2NO बना रहा है और साथ में और 2 बना रहा है। आप लोगों ने मुझे बताते जाएं शाबाश जल्दी से चीज़ें। जब टाइम t इज इक्वल टू 0, क्या आप लोगों को उसने NO2 की शुरू में कोई कंसंट्रेशन दी हुई है? 2 2 नहीं दी बेटा, 4 दी हुई है। 4 मोल्स 4 मोल्स ऑफ NO2 रिएक्शन इनिशियली, इसका मतलब NO की कंसंट्रेशन भी 0, O2 की कंसंट्रेशन भी 0। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 4 माइनस एक्स या 4 माइनस 2x या 4 माइनस 2x। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2NO की जगह पे 2x, O2 की जगह पे क्या लिखेंगे, x लिख देंगे। अब देखिए उसने आपको हिंट दी, हिंट क्या दे रहा है, कहता है 0.8 मोल्स ऑफ A2 इज प्रेजेंट, मतलब O2 की वैल्यू वो आपको दे रहा है 0.8 और ये है भी क्या थी x, मतलब अब आपको एग्जैक्ट यहाँ से x की वैल्यू पता लग गई, कितनी पता लगी 0.8। तो इसका मतलब 2x किसके बराबर होगा, 2x विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। तो 4 माइनस 2, एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे 0.8, तो 4 माइनस 1.6 ही आपके पास आ जाएगा 2.4। अब आप लोग इसको हल कर लेंगे कि केसी इज इक्वल टू, शाबाश जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा इसका। केसी है किसके इक्वल वो तो देख लेना, पहले आप लोग यहाँ पे केसी का एक्सप्रेशन लिख लें, वो आप लोगों को रिएक्शन से ही देखने को मिल जाएगा। सिंपली 2NO है तो हमारे पास NO की पावर 2 आएगी, आगे हमारे पास O2 है डिवाइडेड बाय NO2 की पावर 2 आ जाएगी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, NO की वैल्यू कितनी हमारे पास 1.6, मतलब 1.6 का स्क्वायर आना चाहिए ऊपर, तो वो किसी ना बीटा में है ना वो चार्ली में है, वो सिर्फ अल्फा में ही है। O2 की वैल्यू 0.8 है डिवाइडेड बाय NO2 की पावर 2, तो 2.4 का स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। आगे आप लोग इसको सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उसने आगे जाने का बोले नहीं है, उसने कहा कि भाई हमें यहीं पे बता दें कि आप लोगों का आंसर क्या निकल रहा है। तो इस तरह से जब आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि वो आपको कंसंट्रेशन दे, पहले ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप लोगों को यहाँ तक समझ आ जाएगी ना, फिर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि वो आपको x की वैल्यू दे रहा है, वो आपको 2x की दे रहा है, या वो आपको रिएक्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा है। मैंने तीनों तरह से आप लोगों को इस चीज़ से ना गो थ्रू करवाने की ज़रूरत कोशिश की है कि वो आपको रिएक्टेंट्स की वैल्यूज दे के भी मैंने आपको बताया, फिर प्रोडक्ट्स की वैल्यूज में से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से निकालना होता है,
वो एग्जैक्ट आपको एक्स की वैल्यू दे सकता है, वो आपको ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू ना दे। तो जो भी कंडीशन आपको दे, आप लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप लोग उस चीज़ को करने के काबिल होंगे। द मेन थिंग इज द कॉन्सेप्ट, और आप लोगों को वो चीज़ें आती हैं। अदरवाइज क्वेश्चन समझाना कोई मुश्किल नहीं होता, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, मैं बोलता जाऊँ, मैं लिखता जाऊँ, तो वो चीज़ करना मुश्किल नहीं होती। बात सिर्फ यह है कि Yes. आप लोगों को समझ आना चाहिए कि चीज़ें हो किस तरह से रही हैं, फिर ही आप लोग जो है वो चीज़ें करने के काबिल होते हैं। सर अगर कंसंट्रेशन गिवन ना हो तो उसकी कोई एग्जांपल दे दें। क्या ना गिवन हो? कंसंट्रेशन जैसे हमें यहाँ पे 4 मोल्स बताया है। नहीं, अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की पता ही नहीं होगी तो फिर आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। आपको लास्ट में तौर पर रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन तो गिवन ही होगी, प्रोडक्ट्स की कभी वो देगा कभी वो नहीं देगा, वो आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपने लाहौर Yes. जाना है, फैसलाबाद जाना है, तो फिर आप लोगों ने रास्ते पूछ के क्या करना है। इसी तरह से यहाँ पे है कि अगर आपको रिएक्टेंट्स का पता ही नहीं है कि वो कितने हैं, तो फिर आप लोग बता ही नहीं सकते कि प्रोडक्ट कितने बनेंगे, प्रोडक्ट कितने नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ें समझना, मतलब रिएक्टेंट का होना ज़रूरी होता है, फिर बाकी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं खुद से ही। ओके सर। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस एमसीक्यूज दे देंगे आप? चले, मैं देख के ना लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन सेंड करूंगा ग्रुप के अंदर, फिर से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर बताएं, शाबाश। यदि आपको चार्ली। चार्ली मैंने बी? कसम से चार्ली नो बी सर। डेल्टा डेल्टा। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। यस। जे मेरे इन्हें बोलन का भी ना फायदा होया ना, मैं कोई शह मारदा नहीं है, साढ़े तो मार नहीं सकता, मैं अपने कोई शह मार लेनी है। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन के सी, के एफ एंड के आर। बी। तो ये के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, के आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। वो आपको के आर भी दे सकता है, वो आपको के बी भी दे सकता है, दोनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो इस बात का जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे ख्याल रखना।